गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। जल्दी बताइए। तो भाई साहब, हम जो है पिछले लेक्चर्स में हम क्या क्या देखे थे, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा एकदम। फिलहाल हम रिवीजन कर लेते हैं। 5 मिनट भाई, बस आप हमको अपना 5 मिनट दीजिए, ठीक है ना। इस 5 मिनट में आपका सारा कंसेप्ट जो है ना, 5 से 10 मिनट, ठीक है, हाइपोथेटिकल नहीं बोलेंगे। 5 से 10 मिनट हमको कंसेप्ट दीजिए, सारा जितना हम पढ़ाए हैं उतना हम रिवीजन करा देते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में हम क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले हम बोले बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो बायो का मतलब होता है लिविंग और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक। कोई भी ऐसा टेक्निक जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके दो व्यू होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल व्यू, दूसरा होता है मॉडर्न व्यू। कौन कौन व्यू होते हैं? दो व्यू होते हैं, एक ट्रेडिशनल व्यू, दूसरा मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल व्यू में आप ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं या फिर उसका एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कर्ड बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया ये सब इस्तेमाल हो रहा है, पक्का। उसके बाद हम बात करें ब्रेड बना रहे हैं। उसके बाद हम बात करें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और आप क्या क्या आप इससे कर सकते हैं, बहुत सारी बात काम कर सकते हैं। उसमें से कुछ 4 बातें एनसीईआरटी बोलता है। सबसे पहले आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि भाई देखिए स्पर्म एक सेल है, एक सेल है। आप इससे क्या कर रहे हैं, इससे आप जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आईवीएफ कर सकते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये ट्रेडिशनल में नहीं था। ट्रेडिशनल में नहीं था ना, इस ऑर्गेनिज्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना इसका एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में है। क्योंकि इसमें बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो आईवीएफ हो गया, डीएनए वैक्सीन बनाना हो गया, और जो है कोई जीन बनाना उसे इस्तेमाल करना हो गया, या फिर कोई डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना हो गया। 4 बातें आपसे हम बोले हैं। पहला आईवीएफ, दूसरा डीएनए वैक्सीन, तीसरा सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, चौथा करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, पक्का? यस सर। उसके बाद जो ये दोनों व्यू को इज्जत दिया था इक्वली, किसने? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने किसको इज्जत दिया था? इनको, कि ट्रेडिशनल व्यू को भी इज्जत मिलेगी और मॉडर्न व्यू को भी इज्जत मिलेगी। और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक कॉमन डिफिनीशन दिया था, एक के अच्छा डिफिनीशन दिया था, जिसे हम कहते हैं द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड द ऑर्गेनिज्म, इट्स सेल्स, इट्स पार्ट्स एंड देयर ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर एनालॉग्स इज टुगेदर टर्म्ड फॉर द प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करिए या उसका सेल इस्तेमाल करिए या उसका कोई पार्ट इस्तेमाल करिए, उसका इवन इसका मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर लीजिए, डीएनए इस्तेमाल कर लीजिए, और नेचुरल साइंस कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री सबको इस्तेमाल करके, जैसे कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किए, टेस्ट ट्यूब बेबी में हम जो है सेल इस्तेमाल किए, स्पर्म एक सेल है, एक सेल है वहां पर, और फिर केमिस्ट्री लैब में, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब का इस्तेमाल करके एक टेक्निक जनरेट किए, दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, पक्का। उसके बाद हम बात किए, सबसे पहले हम बात की बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल व्यू, मॉडर्न व्यू। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो है क्या किया, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये दोनों व्यू को जो है इनकम्पास किया, दोनों व्यू को इक्वली इज्जत दिया, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इन्होंने डिफिनीशन दे दिया, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल 2 हैं। कितने प्रिंसिपल हैं? 2 हैं। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। याद कीजिए, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले मान लीजिए हम इंसुलिन का ये जीन निकालें, सबसे पहले हम इंसुलिन का यहां से हम कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब होता है कि किसी भी ऑल्टर करें केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए को काट छांट करें, और फिर जो है आप क्या करें, उसको जोड़ें किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ, और उसको जो है आरडीएनए बनाएं। सारी बातें हम कर लिए हैं पिछले क्लास में कि व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, alter the chemistry of genetic material, either RNA or DNA, introduce into the host like E. coli and transform the phenotype of the host. This is called genetic engineering. The second is the bioprocess engineering. ठीक है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब काट छांट करना। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब होता है सफाई मेंटेन करना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जिस मीडियम में अपना हम होस्ट को ग्रो कर रहे हैं, अपना डिजायर्ड होस्ट को ग्रो कर रहे हैं, हम नहीं चाहते उसमें कोई और ग्रो करे।
इसे सफाई को मेंटेन करना, स्टेराइल एम्बियंस, स्टेराइल वातावरण को, माइक्रोब कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यानी कि दो प्रिंसिपल हैं, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप काट छांट करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का और जोड़ते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप जो है सफाई का ध्यान रखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस करते हैं। फिर हम बात करें कि भाई कैसे करते हैं, टेक्निक क्या है, तो आप आरडीएनए सबसे पहले बनाते हैं और फिर जो है आरडीएनए को ट्रांसफर करते हैं इनटू द होस्ट, और देन आप क्या करते हैं, देन आप करते क्या हैं, फिर आप जो है जीन क्लोनिंग करते हैं। याद कीजिए ये सब बातें हम आपको बोले थे एकदम डिटेल में कि इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर इंसुलिन का जीन है, इससे हम निकालें और हम प्लाज्मिड को इसको वैसे इसको हम कट करके जीन निकालें, प्लाज्मिड को भी कट किए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और हम यहाँ पर क्या किए, और हम यहाँ पर ऐसे निकाले और जो है दोनों को हम कंबाइन कर दिए, इससे जो बना आरडीएनए बना, फिर हम इसको होस्ट में डालें, दैट इज कॉल्ड क्या चीज़, जीन ट्रांसफर। उसके अंदर कॉपी बनेगा, इस जीन का कॉपी बनना होस्ट के अंदर, जीन का कॉपी बनना होस्ट के अंदर, इसे जीन क्लोनिंग कहेंगे। उसके बाद सबसे पहले आरडीएनए बनाया था 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। इन्होंने किया क्या था कि भाई साहब साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से जो है प्लाज्मिड निकाला था, उसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था, उसको उन्होंने काटा और फिर वापस से जोड़ दिया डीएनए लाइगेज के हेल्प से, और फिर जो है इकोलाई में डाल दिया। जो इकोलाई पहले एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट नहीं था, अब वही इकोलाई अब पेस्ट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गया है। दिस इज ड्यू टू द आरडीएनए। क्लियर है दम बात? यानी कि किससे निकाला था, साल्मोनेला टाइफी से। किस में डाला था, इकोलाई में डाला था, ठीक है। और कौन सी जीन पर स्टडी कर रहे थे, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन पर, पक्का? यस सर। उसके बाद हम बात करें कि देखिए आपको जो है ये सबसे पहले डीएनए तो निकालना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 टूल की हम बात करेंगे। पहले एंजाइम जो कि डीएनए निकालने में, काटने में हेल्प करेगा, दूसरा वेक्टर्स, और तीसरा होगा क्या चीज़, तीसरा होगा जिसे हम कहेंगे होस्ट। सबसे पहले एंजाइम में पहला लाइजेस आएगा जो कि सेल को ओपन कर देगा। जैसे प्लांट सेल है तो सेलुलेज, पेक्टिनेज, अगर फंगल सेल है तो काइटिनेज, अगर वो बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम। सेल वॉल हटा दिए। सेल मेम्ब्रेन हटाना है तो क्या करें, लाइपेज डालिए या डिटर्जेंट डालिए। प्रोटीन हटाना है तो प्रोटीएज डालिए। आरएनए हटाना, आरएनएज डालिए। तो अब डीएनए जो है, अब उसके बाद चिल्ड इथेनॉल डाल दीजिए उसमें, तो डीएनए प्रेसिपिटेट आउट होगा एज अ फाइन थ्रेड इन सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद जो है आप स्पूलिंग मेथड से उसे निकाल लेंगे। फिर हम इसे कट करेंगे, जिसे हम कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम याद कीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम बोले थे कि एक खानदान से बिलोंग करता है, एक फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस 3 प्रकार का था, एक एक्सो न्यूक्लियस, दूसरा इंडो न्यूक्लियस, तीसरा रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। एक्सो न्यूक्लियस क्या करता है, इंड पर कट कर रहा था एक ही स्ट्रैंड से। इंडो न्यूक्लियस क्या कर रहा था, इन बिटवीन कट कर रहा था एक स्ट्रैंड से। रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस क्या कर रहा था, इंस्पेक्ट कर रहा था होल डीएनए को और कट कर रहा था किसी स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर। आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ना है जो कि स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है, जैसे इको R1 पढ़ना है आपको, ठीक है ना। और हम यानी कि आपने डीएनए निकाल लिया, उसे डीएनए को कट कर दिया। अब आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड 3 बातें पढ़ना है। पहले डिस्कवरी, दूसरा जो है नोमेनक्लेचर, और तीसरा उसका वर्किंग। डिस्कवरी सबसे पहले जो है 1963 में डिस्कवरी हुआ था कि भाई वायरस जो है बैक्टीरियोफाज जब किसी भी इकोलाई वायरस पे या किसी भी वायरस पर अटैक करता, कोई बैक्टीरियोफाज किसी भी बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए अंदर भेजता है, ठीक है। इस डीएनए को बैक्टीरिया जो है उसके पास 2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि इस डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, कट कर दिया। अपने डीएनए को क्यों नहीं कट किया, क्योंकि एक एंजाइम क्या कर रहा था, वायरस डीएनए को कट करने का हेल्प कर रहा था, और दूसरा एंजाइम जो है मिथाइलेशन ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए को कर रहा था। क्लियर है ना बात? उसके बाद हम आपसे क्या बोले थे, उसके बाद हम बोले थे कि देखिए भाई हम डीएनए निकाल लिए, उसको कट कर दिए। कट करें कहाँ से करेंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंस से। जैसे GAA-TTC पर कट कर रहा था कौन, इको R1, और फिर स्टिकी एंड्स बन रहे थे, स्टैगरिंग एंड्स बन रहे थे, और वो फाइनली जो है हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से जुड़ जा रहे थे, और डीएनए लाइगेज उसे लाइगेट कर दे रहा था, अच्छे तरीके से जोड़ दे रहा था। अब यहां तक बात खत्म हो गया, यानी कि आप डीएनए काट लिए हैं, आप डीएनए जो है, आप डीएनए को अलग अलग टुकड़ों में काट लिए हैं। इन्हीं टुकड़ों में से कोई मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इन्हीं टुकड़ों में से मेरा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे अलग करें इतने टुकड़ों में से, ये आज हमारा टॉपिक होगा।
समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? आपका हम 10 मिनट समय लिए होंगे आई थिंक, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, देख मेरे भाई हम क्या पढ़ रहे हैं। हम बोले हैं आपसे कि डीएनए अभी तक हम निकाल लिए हैं। डीएनए क्या किए हैं? निकाल लिए हैं सर। कहाँ से? किसी भी सेल से। और डीएनए को अब क्या किए हैं सर? कट कर दिए हैं। सर किससे कट किए हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए हैं। किससे कट किए हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए हैं। पक्का? जल्दी बताओ। यस सर पक्का सर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए। अब इन्हीं फ्रैगमेंट्स में से मेरा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो। बहुत सारा जो है फ्रैगमेंट आपके पास है जिसे हम क्या कर रहे हैं? डीएनए फ्रैगमेंट कर रहे हैं। अब इस डीएनए फ्रैगमेंट में से अपने डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट करेंगे डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। जिस तरीके से इसे करेंगे उस तरीके का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इट इज ए तरीका, ये एक ऐसा तरीका है, हम सब बात लिखेंगे अभी, जिसमें आप क्या करते हैं, आप जो है अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को अलग करते हैं। क्लियर है? आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट जो होता है वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इसलिए अगला हमारा हेडिंग है, जिससे अगला हेडिंग का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें आप आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट करते हैं। क्या करते हैं? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट करते हैं। एनसीईआरटी कहता है सेपरेशन एंड आइसोलेशन आप अलग करिएगा और आइसोलेट करिएगा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट करिएगा, इसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है? पक्का? भाई इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन आता है, सर कैसे करते हैं, बात करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले एक वर्ड पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जेल। जेल किसे कहते हैं बताइए? जेल भाई वो होता है जो अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो लिक्विड जैसा हो जाए और टेम्परेचर अगर घटा दे तो वो थोड़ा हार्ड हो जाए। जैसे आप ये देखें, क्या कहते हैं, डेयरी मिल्क, के सब जानते हैं कि नहीं जानते? जानते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको जब तुम गर्मी में रख दो ना, धूप इस समय, तो पिघल जाएगा, और तुम फ्रिज में रख दो ना तो वही चीज़ बहुत हार्ड हो जाएगा। तो उसका नेचर जो है जेली नेचर है एक प्रकार का। ठीक है? तो उसी तरह का जेल है, यानी कि हम एक जेल इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। उस जेल का नाम है एगरोस जेल। क्या नाम है? एगरोस जेल नाम है, एगरोस जेल। ये एगरोस जेल है क्या? जेल का मतलब समझ में आया? ये एगरोस जेल है। इस जेल के क्या है? क्या नेचुरल पॉलीमर है। मतलब व्हाट इज नेचुरल पॉलीमर? मतलब बोलने का ये पॉलीसैकेराइड है। सर पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर है। ठीक है? नेचुरल पॉलीमर है मतलब पॉलीसैकेराइड है। क्लियर है दम बात? यस सर। ये किससे मिलता है? ये मिलता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे मिलता है? रेड एल्गी से। किससे मिलता है? रेड एल्गी से। रेड एल्गी को हम सी वीड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सी वीड भी कहते हैं। ठीक? एग्जाम्पल क्या है सर रेड एल्गी का जिससे मिलता है? ये एग्जाम्पल है ग्रेसिलेरिया से मिलता है, ये ग्रेसिलेरिया से, और मिलता है जेलिडियम से। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से ये मिलता है। ये है क्या सर? ये जेल है। मतलब एक मीडियम प्रोवाइड करेगा हमें, मतलब एक जेल लेंगे हम आपको बताएंगे डिटेल में। एक जेल लेंगे इस तरीके से एक प्लेट में, ठीक है ना, इस तरह से हम जेल ले रहे हैं। एक मीडियम प्रोवाइड करेगा जहां पर हम मतलब जहां पर क्या होगा, डीएनए फ्रैगमेंट अलग होगा। हम बात करेंगे डिटेल में। मतलब ये एक मीडियम प्रोवाइड करेगा मूवमेंट ऑफ डीएनए के लिए। सर ये क्या मतलब है? मतलब आपको समझ में आएगा। मतलब एक्ट्स एज मीडियम, ठीक है ना, किस लिए? फॉर मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। मतलब डीएनए फ्रैगमेंट अलग अलग हो पाए, वो मूव कर सकें। क्योंकि देखिएगा हम करेंगे क्या, आपको समझ में आ जाएगा इस लाइन का मतलब, चिंता नहीं करिए।
अभी बस इतना समझिए कि जेल क्यों बोले, क्योंकि अगरोस जेल से मतलब यहाँ ये अगरोस जेल इस्तेमाल होगा। सर ये अगरोस जेल है क्या? ये पॉलीसैकेराइड है। सर किससे मिलता है? रेड एल्गी से। सर रेड एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेसिलेरिया जेलिडियम। सर ये क्या करेगा? मूवमेंट में हेल्प करवाएगा डीएनए फ्रैगमेंट्स के। अब सुनना ध्यान से, ये जो आपको जेल दिख रहा है, जेल हम क्या बोले हैं? जेल को थोड़ा सा अगर ठंडा देंगे तो क्या होगा भाई? जेल को अगर हम ठंडा देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। मान लो कि हम अगरोस जेल लिए और उसको गर्म कर दिए, अगरोस जेल लिए उसको गर्म कर दिए और गर्म करके इस प्लेट में हम भर दिए। गरम करके क्या किए? इस प्लेट में हम भर दिए। अच्छा सर, इस प्लेट में भर दिए, क्या किए? अगरोस जेल लाए मार्केट से खरीद के, उसको गरम किए, लिक्विड हो गया और उसको हम इस प्लेट में भर दिए और इस प्लेट में ऐसे मतलब जो कंघी होता है मोटा वाला, उसको लगा दिए इस तरह से, मतलब ऐसे लगा के छोड़ दिए और इसको कुछ समय के लिए हम छोड़ दिए। फिर ये ठंडा गया तो ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया अगरोस जेल, और इसमें फिर वापस से कंघी निकाल लिए। यानी कि यहाँ पर वो चार गड्ढा जो कि हम डाले हुए थे, वो चारों गड्ढा अब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले हम क्या किए? आप अगरोस जेल लिए, सबसे पहले क्या किए? अगरोस जेल लिए, उसको गर्म किए और फिर लिक्विड हो गया। उसके बाद आप जो है उसी में क्या लगा दिए थे? कंघी लगा दिए थे ऐसे, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल तरीका बता रहे हैं, कंघी जैसा कुछ लगा दिए। इससे क्या हो गया? यहाँ पर फिर जब ठंडाया तो चार ठो ऐसे जगह बन गया। क्लियर है एकदम बात? अब आपको ये सॉलिड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर सॉलिड तो दिख रहा है। सर सॉलिड तो दिख रहा है हमको। अच्छा सर सॉलिड तो दिख रहा है। ये क्या बना है सर? ये गड्ढा बना है। सर गड्ढा क्यों हो गया था? लगा दिए थे कुछ यहाँ पर, इसलिए गड्ढा हो गया था। सर ये सॉलिड तो दिख रहा है हमको, हाँ, लेकिन पूरा सॉलिड होता है, पर इसके अंदर अगर हम देखेंगे ना, समझिएगा ये अगरोस जेल सॉलिड ही है, पर माइक्रोस्कोप पे लेवल पे देखेंगे ना तो यहाँ पर ऐसे सीव जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब ऐसे पूरा सॉलिड नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे इसमें सीविंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें छेद रहता है छोटा छोटा, यानी कि इसमें क्या देखने को मिलता है? सीविंग इफेक्ट देखने को मिलता है। सीविंग इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब स्मॉल पोर्स होते हैं इसके पास। क्या होते हैं सर? स्मॉल पोर्स होते हैं। सर किस में? इस जेल में। सर किस में? इस जेल में। सर क्या ये जो है सॉलिड है? एकदम सॉलिड है। सर क्या जरा भी छेद नहीं होता है? छेद होता है, इसीलिए तो कह रहे हैं सीविंग इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? सीविंग इफेक्ट दिखाता है। पक्का? यस सर। अब आपको क्या मकसद है समझिएगा। मकसद ये है हमारा कि ये जो डीएनए है, जिसको हम बहुत सारे टुकड़ों में काट लिए हैं, इसमें से हमारे डिजायर्ड जीन को हम अलग कर लें। इससे हम अपने डिजायर्ड जीन को अलग कर लें। आपको दिख क्या रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। अभी तक आपको क्या दिख रहा था? कुछ नहीं दिख रहा। आपको बस वो गाजर हलवा नहीं, सॉरी, कुछ हलवा ज़्यादा मन कर दिया खाने का। अभी तक आपको क्या दिख रहा था? आपको ये दिख रहा था कि आपने किया क्या? आपने गाजर खरीद के लाया, उसमें सेलुलेज, पेक्टिनेज, सेलुलेज, पेक्टिनेज, प्लांट सेल, सेलुलेज, पेक्टिनेज, लाइपेज, आरएनएज, प्रोटीएज डाला, आपको कुछ दिख नहीं रहा। उसके बाद आपने चिल्ड इथेनॉल डाला, अब डीएनए दिखा, डीएनए को निकाला, मीडियम में रखा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला। अब वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम किया होगा, काटा होगा। हो सकता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम न किया हो, वो नहीं काटा हो, लेकिन चांसेस क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको बहुत सारे टुकड़ों में कट कर दिया होगा और आपके पास बस वो क्या है? बस वो दिख रहा है कि हाँ भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप डाल दिए हैं। आपको टुकड़ा हो गया होगा, आपको ऐसा पता है, लेकिन आपके सामने हुआ कि आप बस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसमें डाल दिए। अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंटेड आपके पास था, उस प्लेट में, उस टेस्ट ट्यूब में जो भी डीएनए फ्रैगमेंटेड था, आप उसको क्या किए? आप उसको जो है यहाँ पर इस जगह पर डाल दिए, इस जगह पर डाल दिए। किसको सर? उस फ्रैगमेंटेड डीएनए को, उस डीएनए सैंपल को आपने क्या किया? यहाँ पर डाल दिया। किसमें सर? सर इसमें डाल दिया हमने। इसे हम क्या कह रहे हैं सर? वेल्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वेल्स कह रहे हैं। मतलब आप जो ये जो टुकड़ा वाला था, ये जो डीएनए सैंपल्स था, उसको आप क्या कर दिए? वेल्स में डाल दिए। ठीक है, हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम ही ना किया हो। मतलब आपने डीएनए निकाला, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला
हो सकता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम ना कर पाया हो किसी कारणवश, और जो है डीएनए फ्रैगमेंट ना हुआ हो, है कि नहीं? कोई दिक्कत है जल्दी बताइए। नहीं सर, ये अभी नॉर्मल बात सुनते चलो सर, अभी तक वो क्या समझ में आना चाहिए ये बताइए सर आप हमको, ताकि हमको थोड़ा सा अच्छा फील हो। देखो भाई, अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम कैसे चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम डीएनए निकाल लिए हैं, उसको कट कर दिए हैं, अब हम उससे डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम एक जेल का इस्तेमाल करेंगे, उसे अगरोस जेल कहेंगे। ठीक है, ये है क्या सर? ये पॉलीसेकेराइड कहाँ से मिलता है? रेड एल्गी से। एग्जाम्पल ग्रेसिलेरिया जिरिडियम। ये क्या करेगा? मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि डीएनए मूव करे। सर ये लाइन नहीं समझ में आया, इसको समझाएंगे। ठीक है सर। फिर ये सीविंग इफेक्ट है, मतलब ये सॉलिड तो है पर इसमें छोटा छोटा छेद देखने को मिल जाता है। ठीक है सर, अब ध्यान समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा। जेल हो गया? यस सर, जेल हो गया। अब इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब सर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लग रहा है। हाँ, इलेक्ट्रो मतलब यहां पर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होगा, प्लस यानी कि एनोड इस्तेमाल होगा, और माइनस यानी कि कैथोड यहां इस्तेमाल होगा, इसलिए इलेक्ट्रो। ठीक है सर। फोरोसिस, फोरोसिस मतलब होता है मूवमेंट या सेपरेशन, मूवमेंट या फिर सेपरेशन। इसका मतलब क्या है सर? जेल में मतलब कोई चीज मूव करेगा, इतना समझ में आ रहा है हमको, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। हाँ सर, ये अभी छोटी छोटी बात बस समझते चलिए, छोटी छोटी बात बस समझते चलिए, छोटी छोटी बात बस समझते चलिए कि भाई हो क्या रहा है। ध्यान समझिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। सर ये किस चीज के लिए टेक्निक है? ताकि आप डीएनए फ्रैगमेंट को, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को अलग कर सके और उससे आइसोलेट कर सके। ठीक है सर। उसके लिए आपने क्या किया सर? सर हम अगरोस जेल लिए, उसे लिक्विड बनाए, बढ़िया से हम उसको सॉलिडिफाई कर दिए, यहाँ वेल्स में अपना डीएनए सैंपल्स डाल दिए जिस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ऑलरेडी ट्रीटेड कर चुके थे। अच्छा सर, बढ़िया है सर। फिर आपने क्या किया? यहाँ पर कैथोड एनोड लिया, यहाँ पर आपने क्या किया? इस साइड आपने क्या ले लिया? इस साइड आपने ले लिया क्या चीज सर? इस साइड आपने ले लिया क्या चीज सर? इस साइड आपने ले लिया एनोड। क्या ले लिया सर? एनोड ले लिया। एनोड का मतलब क्या होता है सर? सर पॉजिटिव चार्ज वाले को एनोड कहते हैं। अरे सर एनोड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज वाले को एनोड कहते हैं। ठीक है सर। और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं सर? कैथोड कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? कैथोड। उसके बाद सर आपने क्या किया? उसके बाद सर आपने जो है इन दोनों को जोड़ दिया बैटरी के हेल्प से। ठीक है ना, इस तरह से बैटरी के हेल्प से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जोड़ दिया। ठीक है, ओके सर। अब क्या होगा सर? यहां पर हमको इतना समझ में आ रहा है कि हम जेल लिए हैं और हम कैथोड एनोड लगाए हैं। हाँ सर, इतना समझ में आ रहा है। अब हम इससे करेंगे क्या सर? उसको हम बताते हैं। पहले इतना समझ में आ गया। हाँ, अब एक जानकारी आप यहां पर हम लिख रहे हैं, उस जानकारी को आप समझिएगा। जानकारी ये है कि हमारे डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है सर। सर निगेटिव चार्ज होता है, क्यों होता है सर? सर ड्यू टू फॉस्फेट। सर डीएनए में हमारे फॉस्फेट होता है। हाँ, तो हमारे डीएनए में फॉस्फेट होने की वजह से SpO4 3- फॉस्फेट होने की वजह से हमारे डीएनए पे निगेटिव चार्ज है। अब आप बताइए, डीएनए अगर मूव करेगा, एक मिसाल ले रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं, डीएनए अगर मूव करेगा तो पॉजिटिव की तरफ करेगा या डीएनए निगेटिव की तरफ मूव करेगा? सर डीएनए निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। एकदम सही बात है। ठीक है, अब बताइए, यहाँ तक कुछ जानकारी आपके दिमाग में घुसा? सर क्या क्या जानकारी घुसा? सबसे पहले हम अगरोस जेल इस्तेमाल किए। भाई एक बात को हम 10 बार रिपीट करते हैं, ये सही बात है, इसलिए हम रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में साइनेप्स बने, आपके दिमाग में क्या हो? आपके दिमाग में कनेक्शन डेवलप हो। ठीक है एकदम बात। तो भाई अगर किसी को समझ में आ गया हो तो एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है कि हम बार बार उसको बोल रहे हैं, मेरे भाई हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो साइनेप्स जनरेट हो जाए। आप कोई भी चीज़ जब पहली बार पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा वो हो सकता है टफ लगे, वही चीज़ दूसरी बार पढ़िएगा आसान लगता है। इट इज ड्यू टू साइनेप्स। ठीक है, सुनिए हटाइए। जेल मतलब अगरोस जेल, इलेक्ट्रो मतलब कैथोड एनोड इस्तेमाल हो रहा है, मूवमेंट
बात करते हैं। अब आप क्या करना चाह रहे हैं सर, आप इस बात पे आइए ना सर कि सेपरेशन कैसे करें। ठीक है, आते हैं भाई। सर इस बात पे आइए ना कि आइसोलेशन करें। आते हैं भाई। यहां तक बात ठीक है? यस सर, यहां तक तो बात एकदम समझ में आता है। बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, मान लीजिए कि यहां पर हमने क्या किया सर, यहां डीएनए रख लिया। बहुत बढ़िया सर। अब खुद सोचो कि जैसे ही बैटरी ऑन किए, इस डीएनए पे जो निगेटिव चार्ज वाला था, ऐसा डीएनए जिसको हम टुकड़ों टुकड़ों में काट दिए हैं, जिस पर निगेटिव चार्ज है, क्या ये टुकड़े पॉजिटिव की तरफ भागेंगे कि नहीं भागेंगे? सर भागेंगे सर। क्यों भागेंगे सर? क्योंकि इधर पॉजिटिव है और डीएनए पर निगेटिव होता है, इसलिए ये भागेंगे सर। सर ये भागेंगे सर, ये भागेंगे। किसकी तरफ भागेंगे सर? एनोड की तरफ भागेंगे। सर क्यों भागेंगे? क्योंकि निगेटिव चार्ज है। बहुत बढ़िया सर। सर यहाँ पे सर ये बहुत टुकड़ा होगा तो बहुत टुकड़ा आगे भागेगा। सर छोटा टुकड़ा आगे भागेगा कि बड़ा? अब तुम बताओ। ये छेद से ही पास कर रहा है ना भाई, इस छेद में ही रखे हैं ना, तो ये सारे तो अंदर से ही जा रहे हैं। हाँ सर बताओ, छोटे टुकड़ा आगे निकल जाएंगे या बड़ा टुकड़ा आगे निकलेगा? सर ऑब्वियस है, छोटा टुकड़ा आगे निकलेगा, उस छेद से निकल जाएगा। तो छोटे टुकड़े आगे रह जाएंगे, बड़ा टुकड़ा पीछे रह जाएगा। स्मॉलर द फ्रैगमेंट फार्दर इट मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। मतलब क्या हुआ कि डीएनए पर निगेटिव चार्ज होने की वजह से वो एनोड की तरफ मूव किया। ठीक है सर। अब जितना छोटा स्मॉलर द फ्रैगमेंट होगा, फार्दर इट मूव्स, उतना आगे जाएगा। सर आगे क्यों जा रहा है? साइज की वजह से। आगे क्यों? आगे छोटा ही वाला क्यों है? साइज की वजह से। सर ये छोटा वाला आगे क्यों है? क्योंकि इसके छेद में से छोटा वाला आगे निकल जाएगा। अच्छा सर। उसके बाद सर ये भी तो हो सकता है कि डीएनए कटा ही ना हो। डीएम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो डालें और डीएनए कटा ही ना हो। हाँ तब देख लो, ये वाला है, ये अनसेगमेंटेड है। ये क्या है सर? ये अनसेगमेंटेड है। अनसेगमेंटेड समझ में आता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर काम ही नहीं कर पाया, अनसेगमेंटेड है। या अनडाइजेस्टेड लिख लो, अनडाइजेस्टेड है ये। यानी कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, जेल में इस्तेमाल कर रहे हैं, जेल इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें आप क्या कर रहे हैं? अपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को मूव करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, इलेक्ट्रोड के हेल्प से अपने डीएनए को मूव करा रहे हैं। डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग अलग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जितने छोटे फ्रैगमेंट होंगे उतने आगे बढ़ेंगे, यानी कि स्मॉलर द फ्रैगमेंट फार्दर इट मूव्स। और इसी में से कोई मेरा डीएनए डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट होगा, और हम जान रहे हैं कि मेरा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट का साइज ये है, यहां से अपने डीएनए फ्रैगमेंट को हमको मिल सकता है। यानी कि हम एक बात बोलेंगे कि स्मॉलर द डीएनए फ्रैगमेंट, स्मॉलर द डीएनए फ्रैगमेंट फार्दर इट मूव्स, फार्दर इट मूव्स। क्लियर है सर? ये सारी मूवमेंट किस बेसिस पर हो रहा है? दिस मूवमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, दिस मूवमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, इसी बोर्ड पे लिख देना चाह रहे हैं ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना? दिस मूवमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, ये मूवमेंट किस बेसिस पर हो रहा है? ये सेपरेशन डन हो रहा है किस बेसिस पर हो रहा है? सेपरेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। वेरी इंपॉर्टेंट, साइज। साइज की वजह से अलग हो पा रहे हैं। सर हमको तो लगा था चार्ज की वजह से अलग हो रहे हैं। अब एक बात बताओ, चार्ज पे इस पे तो निगेटिव है, इस पे भी निगेटिव है, इस पे भी निगेटिव है, इस पे भी निगेटिव है, तो सारे आगे क्यों नहीं हो गए? सही बात है सर, इसलिए साइज की वजह से जो है आगे पीछे हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं? साइज की वजह से आगे पीछे हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं भाई? सर साइज की वजह से आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। नहीं सर। अब आपको क्या क्या हुआ देखिएगा, ध्यान समझिएगा। आप मान लीजिए, हम गाजर वाले एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गाजर खरीद के लाएं मार्केट से, गाजर मार्केट से खरीद के लाएं, और फिर आपने क्या किया? गाजर खरीद के लाएं, उसमें आप सेलुलेस, पेक्टिनेस,
लाइपेज, आरएनएज, प्रोटीएज डालें, डीएनए और फिर चिल्ड इथेनॉल डालें, डीएनए प्रेसिपिटेट आउट करके डीएनए स्पूलिंग मेथड से निकाल लिए, उस पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालें, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो गए। अब इन फ्रैगमेंट्स को इस वेल में डालें, इस कुएं में डालें, और फिर जो है आपने इलेक्ट्रोड लगाया और फिर जो है करंट जनरेट कर दिया और यहाँ बैटरी ऑन कर दी, स्विच ऑन कर दिया, और फिर जो है जितने डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे अपने साइज के बेसिस पर अलग हो जाएंगे। और अब आपको क्या दिख रहा है? ये काम नहीं दिख रहा है। अभी तक आप बस इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं और आपको पता है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स अलग हो गए होंगे, पर आपको दिख कुछ नहीं रहा। सर तो कैसे दिखेगा? अब इस प्रोसेस के बाद आप इस जेल पर आप इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन करेंगे, मतलब डालेंगे। इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। क्या डालेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है तभी विजुअलाइज होगा जब आप इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। दिस डीएनए फ्रैगमेंट विल ओनली बी विजुअलाइज्ड, दिस डीएनए फ्रैगमेंट विल ओनली बी विजुअलाइज्ड when it treated with the किससे सर? when it treated with the इथिडियम ब्रोमाइड। मतलब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है ये आपको अभी नहीं दिखेंगे। सर ये कब दिखेंगे? जब आप इस पर इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। क्लियर है कि नहीं है? दिस एनसीईआरटी कहता है दिस फ्रैगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड ओनली बाय स्टेनिंग विथ दिस डीएनए फ्रैगमेंट्स will only be visualized after staining with इथिडियम ब्रोमाइड। very important, इथिडियम ब्रोमाइड। सर ये क्या है? स्टेन है, मतलब कलर है। इसके बाद आप यूवी रे डालेंगे। सिर्फ ये इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिए, क्या आप दिखेगा? नहीं। इसके बाद आपको यूवी रे डालना है इसके ऊपर, फॉलोड बाय यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज डालिए। उसके बाद आपको यहां पर दिखेंगे बैंड्स ब्राइट ऑरेंज कलर के। ब्रांड आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड अपीयर होंगे, बैंड विजुअलाइज्ड होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डीएनए फ्रैगमेंट अलग कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप इथिडियम ब्रोमाइड डालिएगा, उसके बाद आप यूवी रे डालिएगा, तभी दिखेगा। मतलब सिर्फ डीएनए फ्रैगमेंट डायरेक्ट नहीं दिखेगा, इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद यूवी रे डालिए तब दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज बैंड देखने को मिलेगा। यानी कि आप इस मेथड में क्या किए? जेल को यूज करके, अगेन सुनिए, जेल को यूज करके सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट किए और आइसोलेट करिएगा। जब ये ब्राइट ऑरेंज बैंड दिख जाएगा तो आप क्या करिएगा? आप डीएनए को, आप जेल को कट ऑफ कीजिएगा। उस मान लीजिए ये वाले को जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप इस पार्ट को, जेल को कट ऑफ कीजिएगा और आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। किसको? डिजायर्ड जीन को, ठीक है ना। आप कट कीजिएगा जेल को और डिजायर्ड जीन को निकाल लीजिएगा। इस चीज को हम कहते हैं इल्यूशन। क्या कहते हैं सर? इल्यूशन। व्हाट इज इल्यूशन सर? इल्यूशन मतलब होता है, इल्यूजन का मतलब होता है डीएनए को, यहाँ जेल को कट करना और उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना। जेल को कट करना, उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लेना। अगेन सुनिए हम क्या पढ़ा रहे हैं। यानी कि हम ये पढ़ा रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स हुआ जेल में और उससे आपने आइसोलेशन कर लिया डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट का। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, दैट सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, इसे हम कहते हैं क्या? जेल में हो रहा है, इसलिए जेल, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है तो इलेक्ट्रो, मूवमेंट हो रहा है तो फोरोसिस, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। पक्का? जल्दी बताओ। बढ़िया है सर।
बढ़िया है कि नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। बढ़िया है सर। अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आपको एक कहानी सुनाए थे, याद कीजिए, उन कहानी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। कहानी ये था कि हम एक गाजर खरीद के लाए थे। गाजर खरीद के लाए थे कहाँ से सर? मार्केट से। उस गाजर का हम हलवा नहीं बनाने वाले हैं। उस गाजर को हम क्या किए, धोए, और फाइनली हमने क्या किया, उस गाजर को धो के हमने मिक्सर में डाला और पीसा। और फिर हमने उसमें सेलुलेज डाला, पेक्टिनेज डाला, आरएनएज डाला, सॉरी सेलुलेज डाला, पेक्टिनेज डाला, लाइपेज डाला, प्रोटीएज डाला, आरएनएज डाला, सील्ड इथेनॉल डाला, और फिर फाइनली हमें डीएनए दिख रहा था, उसे निकाल लिए स्पूलिंग मेथड से। फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के थ्रू आपने फिर वो जो फ्रैगमेंटेड डीएनए था उसको हम इसमें डाल दिए। फिर हमने ऑन किया बैटरी को, और फिर आप क्या हुआ, डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव किए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, और फाइनली हम इस डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को निकाल लिए। इसे हम इल्यूशन कहेंगे। अब आपको इसको वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपको वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा, ताकि आप दूसरे को किसी होस्ट के अंदर इसको डाल सके। अब इस डिजायर्ड जीन को आपको वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा, ताकि आप जो है इस आरडीएनए बना के किसी होस्ट में डाल सकें। इसलिए अगला टॉपिक जो होगा वो होगा वेक्टर, क्योंकि वेक्टर आप पढ़ेंगे तभी तो वेक्टर के साथ इसे जोड़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? यस सर। इसलिए अगला टॉपिक क्या होगा, वेक्टर्स होगा। टूल्स को आपको तीन टूल्स बताए थे, याद करो। सबसे पहले होते हैं एंजाइम्स। सर एंजाइम्स को तो ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा टूल्स क्यों आ रहा है, वेक्टर, क्योंकि आप वेक्टर पढ़ेंगे तभी तो हम उसमें जोड़ेंगे उसको, चेन ऑफ इंटरेस्ट को। सही बात है सर, सही बात है सर, सही बात है। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, एक क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1, isolation of purified DNA known as isolation is done by spooling. No, sorry, is done by gel electrophoresis. बताओ ये सही है गलत है? सर ये सही है सर। सही नहीं है भाई, सही नहीं है। देख लो, डीएनए पूरा का पूरा डीएनए निकालने के प्रोसेस क्या जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से होता है? नहीं। किससे होता है? स्पूलिंग से होता है। जा सर, ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस होता है डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को अलग करना। डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को क्या करना? आइसोलेट करना। डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट करना, इसे कहते हैं, ये होता है, मतलब डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को आप बताइए कट ऑफ करना फ्रॉम जेल एंड एक्सट्रैक्ट करना क्या चीज सर? एक्सट्रैक्ट करना क्या चीज सर? एक्सट्रैक्ट करना डीएनए को। इसे हम क्या कहते हैं बताइए? सॉरी, इसे हम कहते हैं क्या? जल्दी बताइए, उसके बाद हम लिखेंगे, फिर ब्लैंक्स बना दो। इसे बताओ, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट, मतलब जेल को काट के निकाल लेना, उससे अपना डीएनए फ्रैगमेंट निकालना, उसे क्या कहेंगे? इल्यूशन। क्या कहेंगे? इल्यूशन। अब बताओ नेक्स्ट, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ desired DNA fragments
डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करना और उससे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना, इसे हम क्या कहेंगे? इससे ये किससे होता है सर? ये इलेक्ट्रोफोरोसिस मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से होता है। ये 3 टर्म है मेरे भाई। यहाँ पर पूरा का पूरा डीएनए निकालिएगा, स्पूलिंग कहेंगे। आप सेपरेट करिएगा और आइसोलेट करिएगा फ्रैगमेंट को, उसे वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से। जेल को कट करके निकाल लेना, उसे कहते हैं इल्यूशन, उसे कहते हैं इल्यूशन, उसे कहते हैं इल्यूशन। पक्का? यस सर। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। मस्त है सर। थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। assertion. Smaller the fragments, farther it moves, मतलब towards anode. Reason, DNA is negatively charged molecule. बताइए सर, स्मॉलर द फ्रैगमेंट फार्दर इट मूव्स। सही बात है सर, जितने छोटे फ्रैगमेंट होंगे उतने आगे जाएंगे। डीएनए इज ए निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। सही बात है सर। क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है क्या? बताओ तो सर। एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे डीएनए फ्रैगमेंट जो छोटे थे या बड़े थे सारे निगेटिव थे, सारे निगेटिव थे। उस हिसाब से तो सारे को आगे आ जाना चाहिए या सारे को पीछे रह जाना चाहिए। तो साइज के डिफरेंस पर होता है। स्मॉलर द फ्रैगमेंट फार्दर इट मूव्स, ये चार्ज निगेटिव चार्ज का कोई रिलेशन नहीं है इससे। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा मेरे भाई कि वो जो है जेल सीविंग इफेक्ट दिखाता है, जेल के वो स्पोर्स के थ्रू पेनिट्रेट करता है। अच्छा सर, आगे बताइए, आगे बताइए, आगे बताइए भाई, आगे बताइए। एक और क्वेश्चन करिए, एक और क्वेश्चन करिए कि which of the how many of the following, या एक बात बताओ, रुक जाओ, एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा दूसरा तरीके से दे देते हैं। जीन 1, इसको हम बता देते हैं कैसे क्या करें इसको? हम कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ बस। क्या हम लिखें? कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स है आपके पास, ठीक है सर। ए है 200 बेस पेयर का, ठीक है सर। बी है 300 बेस पेयर का, ठीक है सर। सी है 400 बेस पेयर का, ठीक है सर। आपको बताना है कि पोजीशन फ्रॉम एनोड, एनोड से आपको पोजीशन बताना है, मतलब एनोड के करीब कौन है, ठीक है। एनोड के करीब कौन होगा? सबसे करीब कौन होगा एनोड के? सबसे करीब कौन होगा एनोड के? बताइए जल्दी से। सबसे करीब कौन होगा? नियरेस्ट टू फारदेस्ट फ्रॉम एनोड कौन होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एनोड के सबसे करीब कौन होगा? सर एनोड क्या था सर? पॉजिटिव ही चार्ज था सर। तो पॉजिटिव चार्ज के था तो डीएनए जाता है, स्मॉलर द फ्रैगमेंट फादर मोड्स। बताइए ना तो क्या होगा? अरे बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। सुनो ध्यान से, जितना छोटा होगा ना, जितना छोटा होगा उतना आगे की तरफ जाएगा, मतलब जितना छोटा होगा एनोड के उतना करीब जाएगा। सही बात है सर। तो ये एनोड के सबसे करीब होगा, नियरेस्ट एनोड के सबसे करीब होगा ये। उसके बाद
सर उसके बाद जो है सर ये होगा थोड़ा दूर, और एनोड से सबसे दूर होगा ये वाला, बहुत भारी है। यस सर, तो ये होगा सही। यहीं पर अगर फ्रॉम कैथोड लिख दें, फ्रॉम कैथोड लिख दें, कैथोड से सबसे नजदीक कौन होगा भाई? भारी वाला। कैथोड से सबसे नजदीक कौन होगा सर? भारी वाला। तो कैथोड से बोलेंगे तो सी सबसे पहले होगा, फिर कौन होगा सर? बी होगा सर, फिर कौन होगा सर? ए होगा। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, सब आ रहा है सर, बढ़िया से, एकदम बढ़िया है सर, जोरदार है, जबरदस्त है, मस्त है। ठीक है एकदम बात। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पे ऐसा छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, बड़ा क्वेश्चन इस पे नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं किस पर? अब आते हैं वेक्टर्स पर। किस पर आते हैं? वेक्टर्स पर। सुनिएगा, वेक्टर्स क्या है? अब आप डीएनए फ्रैगमेंट को उसके साइज के बेसिस पर अलग कर लिए, फिर इथिडियम ब्रोमाइड डालें, इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद यूवी रे डालें, जिससे से ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको देखने को मिला, और आपको उसको कट करके निकाल लिए, जिसे हम इल्यूशन प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, क्लियर है? अब एक बात बताओ, अब हम जो है अगला हेडिंग पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। सर वेक्टर्स का दूसरा नाम होता है क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर आप जो है अपने डीएनए का क्लोन बनाएंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स मतलब कॉपी बनाएंगे, समझ में आएगा? वेक्टर क्या होते हैं? अभी तक आप डीएनए फ्रैगमेंट जो निकाले हैं उसके साथ आप जो है उसको जोड़ेंगे, ये जीन को, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठाकर ले जाएंगे। ये जीन टैक्सी होते हैं, ये जीन कैरियर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जीन टैक्सी होते हैं, जीन कैरियर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। व्हाट इज वेक्टर? इट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द फॉरेन, यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द होस्ट। मतलब आप इसको यूज करते हैं किस चीज के लिए? यूज करते हैं किस चीज के लिए? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये लाइन नहीं समझ में आया, छोड़िए, नहीं आया ना मत लिखिए, नहीं आया ना मत लिखिए, हम उसको पूरा समझा देते हैं। अभी तक तुमको क्या समझ में आ गया? सर इतना आ गया है कि डीएनए फ्रैगमेंट आप अलग कर लिए, ठीक है। अब वेक्टर समझिए। वेक्टर वो होता है जो कि आपको जीन टैक्सी की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? सर जीन टैक्सी की तरह काम करेगा, मतलब जीन को बैठा कर ले जाएगा। किसी भी अच्छे वेक्टर में 4 खूबी होती है। कितनी खूबी होती है सर? 4 होती है। कौन कौन? सर एक ORI साइट, ये क्या होता है सर? पढ़ेंगे। दूसरा ROP, सर ये क्या होता है? ये पढ़ेंगे। सर तीसरा सर क्लोनिंग साइट्स, सर ये क्या होता है? इसको हम रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। सर क्लोनिंग साइट तो पता नहीं था, आप रिकॉग्निशन साइट भी बोल दिए, ये भी पढ़ेंगे। चौथा सेलेक्टेबल मार्कर। अरे सर क्या बोल रहे हैं सर? अरे सब पढ़ेंगे। इतना भी समझ में आ गया कि इस जीन को बैठा कर ले जाएगा ये, बैठा कर ले जाएगा ये। अरे सर क्या करेगा ये? बैठा कर ले जाएगा। अरे सर क्या करेगा? बैठा कर ले जाएगा। कौन? सर वेक्टर। सर तो ORI साइट के बारे में बात करते हैं। ORI साइट क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ORI साइट क्या है सुनिए। एक बात बताओ, कभी तुम बैक्टीरिया के बारे में एक बात सुने हो क्या सर? सर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास ये अपना जो है क्या होता है? अपना न्यूक्लियोइड होता है। अपना क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। जी सर, ये सुने हैं। उसके बाद इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे ऐसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर ऐसे डीएनए होते हैं, ठीक है। इसे हम एक नाम दे देते हैं प्लाज्मिड। क्या नाम देते हैं सर? सर प्लाज्मिड नाम देते हैं। हाँ क्या देते हैं? प्लाज्मिड देते हैं, ठीक है सर। ये प्लाज्मिड क्या होता है? जिसमें भी रहता है ना, उस बैक्टीरिया को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है सर। जैसे एंटीबायोटिक से लड़ने की औकात हो जाती है, ठीक है, या कोई भी कुछ फ़ायदा मिल जाता है, एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल जाता है। सर सारा बैक्टीरिया में नहीं मिलता, नहीं सारे बैक्टीरिया में नहीं मिलता है सर। ये प्लाज्मिड क्या है? ये मेन डीएनए के अलावा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, मतलब मेन डीएनए के अलावा है। डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, ओके सर, डबल स्ट्रैंडेड है। सर्क्यूलर है सर, कैसा है? सर्क्यूलर है।
कैसा है सर? बहुत सारे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गोल डबल स्टैंडर्ड जो कि मेन डीएनए के अलावा हैं, इसे हम, ये क्या है सर? प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैठा के ले जाने के लिए। इसलिए प्लाज्मिड भी क्या है हमारे लिए सर? जीन टैक्सी है। सर ये प्लाज्मिड हमारे लिए क्या है सर? वेक्टर की तरह काम करेगा। बहुत बढ़िया सर। तो वेक्टर ये अपना कॉपी बना सकता है। एक और फीचर लिख लो, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग। सर ये क्या मतलब होता है? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग मतलब सर, अरे सर मतलब क्या हुआ? इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी कहते हैं। सर इसका क्या मतलब होता है सर? ये बता दीजिए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है ये अपना कॉपी बना सकता है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि ये जब अपना कॉपी बनाएगा तभी ये बनाएगा, नहीं, अपने से भी ये कॉपी बना सकता है, अपने से भी ये कॉपी बना सकता है, अपने से भी ये कॉपी बना सकता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? ये अपना कॉपी क्यों अपने से खुद कैसे बना सकता है? असल में इस प्लाज्मिड के पास एक स्पेशल जीन होता है, एक स्पेशल जीन होता है, इसे ORI कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक स्पेशल जगह होता है, ठीक है ना, मतलब जीन ही है, एक स्पेशल जीन होता है जहां पर जिसकी वजह से, जिसकी प्रेजेंस की वजह से ये अपना कॉपी बना सकता है। मतलब ORI क्या है? ORI वो जीन है जिसकी जहां से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और ये अपना बहुत सारा कॉपी बना पाता है। What is ORI? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब ये वो जगह है जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बन सकता है। इसी जगह की वजह से, इसी जीन की वजह से क्या होता है? ये DNA रेप्लिकेशन होता है। ये सीक्वेंस है जहां पर DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये वो सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब जीन है, ये भाई जीन है मतलब सीक्वेंस है। सर क्या चीज का सीक्वेंस है सर? जहां पर क्या सर? वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, वेयर डीएनए रेप्लिकेशन क्या भाई? डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, यही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अगर हम यहाँ पर अपना डीएनए, अगर हम इससे ऐसे प्लाज्मिड के साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिए, इफ वी कनेक्ट विद द या लिंक विद द क्या डिजायर्ड जीन, देन इट कैन मेक कॉपी ऑफ इट। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। व्हाट इज ORI साइट? सर ये जीन है सर। कहाँ पे होता है सर? वेक्टर में। कहाँ प्रेजेंट है जीन? कहाँ पर सर? जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इस चीज को क्या कहते हैं सर? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन जहां पर स्टार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बहुत बढ़िया सर। सर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है सर? सर जीन है सर। सर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है सर? जीन है। अगर इससे हम लिंक कर दे फॉरेन जीन तो ये रेप्लिकेट कर सकता है होस्ट में। इफ वी लिंक फॉरेन जीन विथ इट, इफ वी लिंक फॉरेन जीन, इफ वी लिंक क्या सर? फॉरेन जीन। अगर फॉरेन जीन हम ऐसे के साथ जोड़ते हैं, ऐसे के साथ जोड़ते हैं जिसके पास ORI है, इफ वी लिंक फॉरेन जीन, अगर फॉरेन जीन को जोड़ते हैं कि ऐसे के साथ जिसके पास ORI है, इट विल रेप्लिकेट इन होस्ट, इट विल रेप्लिकेट सर क्या सर? इन होस्ट। इन होस्ट में जो है वो अपना कॉपी बना पाएगा। सर एक शब्द में बोलिए इसका, तो क्या बोलिएगा सर? एक शब्द में ये बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि ये वो जगह है, ये वो जीन है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सर किसके पास होता है? सर ये वेक्टर के पास होना चाहिए। सर वेक्टर जैसे क्या? जैसे प्लाज्मिड। बहुत बढ़िया सर। अरे सर बहुत बढ़िया, एकदम जोरदार है सर। ठीक है, अब यहां तक बात क्लियर है? बढ़िया है सर, एकदम मस्त क्लियर है। अब हम क्या बोले हैं? ये ORI सेट रिस्पॉन्सिबल है कॉपी बनवाने के लिए। यस सर, यानी कि यही रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसे कितने बन पाएंगे। मतलब सर, मतलब ये कि इसके अंदर ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है तो एक बना, एक से कॉपी होके 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, 6 बना, 7 बना, 8 बना, 9 बना, 10 बना। ये बनते ही थोड़ी रहेगा। कितना कॉपी बन सकता है ये कौन डिसाइड करता है? ORI। यानी कि ORI रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? कॉपी नंबर के लिए।
कॉपी नंबर के लिए मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ प्लाज्मिड बन पा रहे हैं। अब खुद सोचो, जितने प्लाज्मिड बनेंगे, अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ा रहता तो उतने ही ज्यादा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी कॉपी बनता। खुद सोचना भाई, अरे खुद सोचना यार, कि हम ये बोले हैं कि हम प्लाज्मिड के साथ अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दें, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दें, तो जितना ज़्यादा ये कॉपी बनाएगा उतना ज़्यादा मेरे जीन का भी तो कॉपी बनेगा, उतना ज़्यादा मेरे जीन का भी तो कॉपी बनेगा। यानी कि जितना ज़्यादा कॉपी नंबर होगा उतना ज़्यादा मेरा जीन कॉपी होगा, मतलब उतना ज़्यादा मेरे फायदे का है। यानी कि हायर द कॉपी नंबर इट इज़ बेटर, higher the copy number it is more beneficial, higher the copy number better will be the better will be the vector उतना अच्छा होगा। यानी कि हायर कॉपी नंबर वाला वेक्टर प्रीफर होता है, हाई कॉपी नंबर वाला वेक्टर क्या होता है सर, प्रीफर्ड होता है। हाई कॉपी नंबर वाला वेक्टर प्रीफर्ड होता है। पक्का? यस सर। कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जो सबसे कॉमन, यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, एकदम क्लियर है सर। कहां चला गया मिटाने वाला? क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। कॉपी नंबर समझ गए ना सर? कॉपी नंबर मतलब कितने कॉपी ऑफ प्लाज्मिड बन रहा है इन होस्ट सेल, ठीक है ना। कॉपी नंबर मतलब होता है कितने नंबर ऑफ, ठीक है ना, प्लाज्मिड बन सकता है, प्लाज्मिड नंबर ऑफ प्लाज्मिड बन सकता है इन होस्ट, ठीक है ना। प्लाज्मिड विद अलॉन्ग विद, जाहिर सी बात है, इन होस्ट कितने जो है प्लाज्मिड बन पाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए विद इन द होस्ट, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, कॉपी नंबर कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ सर। इतना मतलब हमको समझ में आया। अभी तक आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए? आपको इतना समझ में आना चाहिए कि डीएनए आप निकाल लिए हैं और डीएनए स्पूलिंग मेथड से निकालने के बाद, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद, इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेशन एंड आइसोलेशन करने के बाद, इल्यूशन करने के बाद आपने जब जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, अब आपको वेक्टर की ज़रूरत पड़ी तो वेक्टर के हम फीचर पढ़ रहे हैं। उसमें 4 फीचर वेक्टर के पास होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो फीचर ORI वाली बात हुई। सर तो वेक्टर नॉर्मली कौन इस्तेमाल होता है ये भी तो बता दीजिए सर, ताकि हम और रिलेट कर पाए। वेक्टर जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है वो होता है प्लाज्मिड। सर इसलिए आप प्लाज्मिड के बारे में बता रहे थे। हाँ, प्लाज्मिड नॉर्मली जो है, जो हम सबसे मोस्ट कॉमनली वेक्टर इस्तेमाल होता है वो होता है प्लाज्मिड। और कौन होता है? और होता है बैक्टीरियोफाज। और कौन होता है? बैक्टीरियोफाज होता है। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। जैसे प्लाज्मिड के बारे में अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स कौन हैं? सबसे पहला है प्लाज्मिड्स। सर प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कितना होता है? देखिए इसका कॉपी नंबर लो भी हो सकता है, लो कॉपी नंबर भी हो सकता है। मतलब सर कम कॉपी भी बना सकता है। कई बार बैक्टीरिया में बहुत कम ही प्लाज्मिड बनता है, 2 ही 3, 1 से 1 2 ही बन पाता है, ठीक है ना। तो लो भी हो सकता है, लाइक 1 से 2 पर सेल, 1 से 2 पर सेल, मतलब 2 ही प्लाज्मिड बना पाता है, 2 ही कॉपी बना पाता है, ठीक है सर। हाई कॉपी नंबर भी हो सकता है इसका, हाई कॉपी नंबर भी हो सकता है, जैसे कि 15 से 100 तक आप मान सकते हैं, 15 से लेके 100 तक, ठीक है ना, पर सेल। तो हाई कॉपी भी हो सकता है। इसमें लो कॉपी नंबर भी हो सकता है, ठीक है। हाई कॉपी नंबर भी हो सकता है, लो कॉपी नंबर भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इवन हायर ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज का इससे भी ज़्यादा होता है। बैक्टीरियोफाज में तो ये क्या होता है सर? ये वायरस होता है। इसका जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको भी इस्तेमाल करते हैं हम किस चीज़ के लिए? अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ने के लिए। बैक्टीरियोफाज का जो कॉपी नंबर होता है वो हायर होता है। सर कितना होता है? बहुत होता है भाई, उतना हम लोग को नहीं जानना है, हायर होता है। एनसीईआरटी बस हायर कहता है, तो जितना एनसीईआरटी कहता है उतना ही हम लोग को मान के चलना है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर है सर? क्लियर है? यस सर, बढ़िया है, मस्त है सर, ज़बरदस्त है, जोरदार है। यानी कि अभी तक आप क्या किए?
अभी तक आप ये कर लिए मेरे भाई, अभी तक आप ये कर लिए हैं कि आपने वेक्टर को पहचाना कि वेक्टर वो होता है सर जो जीन को बैठा के ले जाए। उसकी 4 फीचर्स होते हैं। पहला ORI होता है उसके पास, जो ORI क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पर जिसकी वजह से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट हो पाता है, और यही रिस्पॉन्सिबल है कॉपी नंबर के लिए। बहुत बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल आता है इस पर कि कॉपी नंबर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉपी नंबर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ORI। ठीक है सर। सर दूसरा क्या होता है, ROP। ROP क्या होता है, ये प्लाज्मिड पर ये वो जीन है, प्लाज्मिड पर ये वो जीन है, प्लाज्मिड पर ये वो जीन है जो कि क्या करता है, ये कोड करता है किस चीज के लिए, कोड फॉर प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन के लिए, ऐसे प्रोटीन के लिए जो इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन DNA रेप्लिकेशन। मतलब ये जो कॉपी बनेगा तो ठीक है, ORI है तो कॉपी, ORI है तो कॉपी होना पॉसिबल है, पर कॉपी बनवाएगा कौन, एंजाइम चाहिए ना कॉपी बनाने के लिए, कॉपी बनाने के लिए एंजाइम चाहिए ना। तो ये वो जीन है, ये वो जीन है जो कि ऐसा प्रोटीन बनवाएगा जो कि DNA रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये ऐसे जीन हैं। ORI भी क्या थे, जीन थे, ये भी क्या है, जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसके लिए, रेप्लिकेशन वाले प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, रेप्लिकेशन वाले प्रोटीन बनाने के लिए, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब सही तो उल्टा हो गया, हाँ ऐसे ही लिखते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, वो उसको बनाने के लिए जो जीन है उसे हम क्या कर रहे हैं, ROP। यानी कि 2 जीन आपको दिख गया, पहला ORI जो कि जहाँ से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो है, तभी DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। दूसरा ROP, ये क्या करता है, ये करता है वो प्रोटीन बनवाता है जो कि DNA रेप्लिकेशन करवाता है। क्लियर है सर? अरे सर जोरदार है सर, अरे सर बहुत बढ़िया। तीसरा है जिसे हम कहते हैं क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स क्या होते हैं सर, इसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। इसे हम क्या कहते हैं सर, रिकॉग्निशन साइट। सर अभी क्लोनिंग साइट तो समझाइए, एक ही बात होता है। सुनिए, मान लीजिए कि हम जो है इस प्लाज्मिड के साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा सर, हम इस प्लाज्मिड के साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ना चाह रहे हैं इस जगह पर। ठीक है सर, आप क्या करना चाह रहे हैं, इस जगह पर हम क्या करना है, जीन ऑफ, इसको हम हटाकर, इसको ऐसे काट कर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम जोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा सर, तो इसको हम क्या करेंगे सर, काटेंगे कैसे, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। इस जगह को अगर हमको काटना है, इस जगह को हमको अगर काटना है, इस सीक्वेंस को अगर हमें काटना है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मान लीजिए कि हम BAM-H1 हम भेजें, BAM-H1 सर ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है सर, हम इससे अगर कट लगाना चाह रहे हैं तो BAM-H1 क्या कहीं भी कट लगा देगा, नहीं, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक साइट फिक्स होता है। जैसे इसका फिक्स है कि वो यहीं कट लगाएगा। अच्छा सर यहाँ नहीं लगाएगा, नहीं, क्यों सर, अभी तो बताए थे स्पेशल सीक्वेंस पे कट लगाता है। हाँ सर, हाँ याद आ गया। तो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्पेसिफिक्स, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक साइट होता है जहाँ पे वो कट लगाता है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक साइट होता है जहाँ पे वो कट लगाता है, उसे हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। व्हाट इज क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट? ये वो साइट है जिसे पहचाना जाएगा, जो कि ये पहचानेगा और वहीं पर कट लगाएगा। इसे कहते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन, क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, क्लियर है? रिकॉग्नाइज करेगा और ये कट लगाएगा। ये क्या करेगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा उस साइट को, रिकॉग्नाइज द साइट, और फिर क्या करेगा, एंड मेक कट, और क्या लगाएगा, कट लगाएगा, एंड मेक कट लगाएगा। अब तुम बताओ, मान लो कि हम BAM-H1 से जो है मैं पर तुम जो है क्या करें, वेक्टर को कट करने गए, क्यों कट करना है सर, ताकि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ें। ठीक है सर, वेक्टर को कट करने गए, तुम्हारे पास BAM-H1 नाम का एंजाइम है। ठीक है, BAM-H1 नाम का एंजाइम, तुम ऐसा वेक्टर लिए हो, सुनना ध्यान से, सुनना,
ऐसा वेक्टर लिए हो जिसके पास क्लोनिंग साइट्स ये है, जैसे कि यहाँ पर साल 1 ये भी एंजाइम कट कर सकता है सर। यहाँ पर जैसे मान लो इको R1 वो यहाँ कट कर रहा है, CLAV1 वो यहाँ कट कर रहा है, PST1 ये यहाँ कट, सर ये सब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। PVU1 ये यहाँ कट कर रहा है। अब इसके पास ORI भी है, क्यों सर, क्योंकि तभी तो काम का वेक्टर है। उसके पास ROP भी है, ठीक है सर, और जो है ROP भी, सब है सर, बढ़िया है सर। अब एक बात बताओ, ये भाई वेक्टर ये तो अच्छा वेक्टर है ना सर, कैसे बोल रहे हैं आप अच्छा वेक्टर है? क्योंकि तुम्हारे पास BAM-H1 है तब भी कट लगा सकते हो, SAL1 है तब भी कट लगा सकते हो, CLAV1 है तब भी कट लगा सकते हो, इको R1 है तब भी कट लगा सकते हो, PST1 है मान लो तुम्हारे पास तब भी कट लगा सकते हो, PVU1 है तब भी कट लगा सकते हो। इसका मतलब भाई तुम्हारे पास ऑप्शंस ज्यादा है। तुम्हारे पास मान लो ये एंजाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो ये है, इससे कट लगा दो, ये नहीं इससे कट लगा दो, ये नहीं इससे कट लगाओ, ये नहीं इससे कट लगाओ, ये भी नहीं इससे कट लगाओ, ये भी नहीं किसी और से कट लगा लो। सर इस किससे कट लगा, मान लो यहाँ पे एक और साइट होता है PVU2, इससे कट लगा लेंगे। यहाँ पे एक और साइट होता है HIND3, इससे कट लगा लेंगे। यानी कि भाई ऑप्शन ज्यादा है ना तुम्हारे पास, ये नहीं है तो इससे कट लगाओ, ये नहीं तो इससे कट लगाओ। यानी कि अच्छा वेक्टर कौन होता है जिसके पास, अगर हम पूछें एक वेक्टर की हम बात करें, एक वेक्टर की बात करें, एक वेक्टर की बात करें, तो इसमें जितना ज्यादा क्लोनिंग साइट होगा उतना अच्छा वेक्टर है। फॉर अ वेक्टर मोर क्लोनिंग साइट, जितना क्लोनिंग साइट है सर, क्लोनिंग से मोर क्लोनिंग साइट, जितना क्लोनिंग साइट है, जितना रेस्टिंग साइट है, बेटर इज वेक्टर, बेटर इज वेक्टर, वेक्टर ज्यादा अच्छा है। क्यों सर, हाई ऑप्शन है, हायर या मोर ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन से ज्यादा है। बहुत बढ़िया सर। अब एक बात बताओ, हम कोई ऐसा वेक्टर ले लें, मान लो तुम्हारे पास एक ही है, कौन सर, BAM-H1 है, इको R1 है, बस तुम्हारे पास इको R1 है, क्या है सर, बस इको R1 है, ठीक है सर, बस इको R1 है। हाँ, और हम बोले कि इको R1 सर कोई और एंजाइम नहीं है मेरे पास, नहीं सिर्फ इको R1 है, और तुमको प्लाज्मिड को कट करना है। एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसके पास इको R1 का साइट यहां पर भी है, 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 ठीक है सर। अब तुम लेके आए इको R1, तुम लेके क्या लेके आए सर, इको R1, और इस पे कट करना चाह रहे हो सर, तब तो ये यहां भी कट लगाएगा सर, ये तो यहां भी कट लगाएगा सर, ये तो यहां भी कट लगाएगा सर, ये तो यहां भी कट लगाएगा सर, मेरा इको R1 तो यहां भी कट लगाएगा। तब तो DNA हमारा टुकड़ा 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 हो जाएगा। और आपको टुकड़ा नहीं करना है, आपको बस एक जगह से काटना था ताकि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप यहां पर जोड़ सकें। यानी कि अगर एक स्पेसिफिक एंजाइम आपके पास है, तो तुम बताओ, एक स्पेसिफिक एंजाइम तुम्हारे पास है तो ज्यादा क्लोनिंग साइट अच्छा है क्या? नहीं सर, अरे एक ही एंजाइम है तुम्हारे पास, अगर एक ही एंजाइम है, उसी एंजाइम के लिए बहुत साइट है। फॉर ए स्पेसिफिक एंजाइम, एक ही एंजाइम है तुम्हारे पास, बहुत साइट है, तब सर तो बहुत जगह कट लगा देगा। मतलब सर मेरे पास एक ही एंजाइम है, हाँ एक ही एंजाइम है, कौन सा सर, इको R1 है बस मान लो सर, तब तो ये तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि DNA बहुत टुकड़ा टुकड़ा में बट गया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। हाँ, यानी कि एक वेक्टर, अगर वेक्टर सुनना ध्यान से, अगर एक वेक्टर के लिए पूछें सर, तो जितना अच्छा साइट, जितना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है उतना अच्छा है। अरे उतना अच्छा है क्योंकि उतना ऑप्शन है। एक वेक्टर के लिए जितना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उतना ऑप्शन, किसी से काट दो। पर एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए पूछें, इको R1 का ही भाई साहब 5 साइट है, तो सर तो 5 टुकड़ा में बांट देगा तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तो फॉर ए स्पेसिफिक एंजाइम, फॉर ए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, few or one restriction site या इसी को हम रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं, ठीक है। फॉर ए स्पेसिफिक एंजाइम फ्यू या वन रेस्ट्रिक्शन साइट इज प्रीफर्ड। फॉर ए स्पेसिफिक एंजाइम फ्यू और वन
क्या कहते हैं इसको, रेस्ट्रिक्शन साइट इज प्रीफर्ड। क्लियर है कि नहीं है? वेरी फ्यू या वन रिकॉग्निशन साइट ही लिख लो यार, और बाद में एनसीईआरटी नहीं लिखता है तो छोड़ो हटाओ, ठीक है। फ्यू या वन क्लोनिंग साइट इज प्रीफर्ड। दोबारा समझ ले मेरे भाई, हम कह रहे हैं एक वेक्टर की बात करें सर, तो जितना अच्छा जितना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, हमारे पास ऑप्शन है किसी से काट लें, हाँ तो ये बेहतर है। पर एक स्पेसिफिक एंजाइम की बात करें तो ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रीफर्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इफ मोर अगर रेस्ट्रिक्शन साइट होंगे या रिकॉग्निशन साइट होंगे, मोर क्लोनिंग साइट अगर होंगे, मोर क्लोनिंग साइट होंगे तो मोर क्लोनिंग साइट होंगे तो क्या होगा एक स्पेसिफिक एंजाइम का, तो फ्रैगमेंट जेनरेट हो जाएगा, फ्रैगमेंट्स विल जेनरेट, है ना, फ्रैगमेंट हो जाएगा, डीएनए फ्रैगमेंटेड हो जाएगा, और ये कॉम्प्लिकेट कर देगा चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट करेगा प्रोसेस को, कॉम्प्लिकेट करेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग को, कॉम्प्लिकेट करेगा। सर क्यों सर? अरे टुकड़ा बन गया, अब क्या करोगे टुकड़ा का? सही बात है सर। यानी कि हम 3 चीजें पढ़ लिए हैं सर, चौथा चीज कहा गया सेलेक्टेबल मार्कर, ये अगले क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।